हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो अभी तक के लेक्चर में रेट चेंज में अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चन की। तो जो कल अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि बहुत ही एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। उसमें बहुत सारे डाटा आपको दे रखे हैं जो हमारे कोई काम के नहीं, ठीक है। तो अगर उसको आप समझना चाहो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें कुछ ऐसा बोला गया था कि एक कोनिकल, इस तरीके से कोनिकल फिल्टर था, उसके अंदर से कॉफी जा रही थी और एक सिलेंड्रिकल मग में जा रही थी, ठीक है। ऐसा करके कुछ बोला गया था। साथ में हमसे ये बोला गया था कि ये जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है और जो कॉफी अंदर जा रही है उसकी रेट कितनी है, उसकी रेट है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। ये चीज आपको काम की चीज इतनी ही है बस। अब आपसे बोला गया कि इसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, ये सब दे रखा था, जो कि हमको किसी बात से मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इससे हमको मतलब ही नहीं। क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है उसमें चेंज कितना आएगा, ये बस पूछ रखा है उसने। और जहां पे आप देख सकते हो रेडियस उसकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सिंपली सिंपली आपको दे रखा था कि dv बाई dt जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। और आप जानते हैं v इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कौन से अपन को कोई मतलब ही नहीं है, सीधा काम हम कर सकते हैं, ठीक है। आर कांस्टेंट है तो dv बाई dt डायरेक्टली कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। वैसे उसने बोला है कि उस इंस्टेंट पे बात करना है जब हाइट 10 हो जाए, ठीक है। हाइट जब 10 है उस इंस्टेंट पे बात करनी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब ही नहीं है, हमेशा ही वो रेट इतनी ही रहेगी, क्योंकि आर फिक्स है, आर चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो डी एच बाई डी टी की ही हमको जरूरत पड़ेगी, एच की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो वो एच जो दे रखी थी 10 सेंटीमीटर वो भी ऐसे ही, उसका भी कोई यूज नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। इसकी जो हाइट और इसकी जो रेडियस थी वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, ठीक है। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, डीवी बाई डी टी आपको पता है 100 है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बोला है तो 15 सेंटीमीटर तो उसका डायमीटर है, तो ये 15/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर कितना बच गया, इंटू डी एच बाई डी टी, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। तो डी एच बाई डी टी कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 225 इंटू पाई। हो गया, तो कैलकुलेट कर लीजिए 4 और ये आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 16/9 पाई, ठीक है। कितना, 16/9 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा 16/9 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया होगा शायद। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर और कुछ एक दो एग्जांपल्स अपन और सॉल्व करेंगे, जिससे कि रेट चेंज में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपसे बोला गया है लेट सैंड इज बीइंग पोर्ड ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो एक ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं, सैंड को डाल रहे हैं। जब ग्राउंड पे सैंड को डालते हैं तो आप जानते हैं वो हीप जैसा बनता है। आप जानते हैं ऐसे ऐसे हमने रेत को ग्राउंड पे डाल करके एक हीप बन जाता है। जैसे ही आप डालोगे तो इस तरीके से वो ऐसे हीप बन जाता है, ठीक है। ऐसे रेत आप डालते जाते हो तो धीरे 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 ये हीप बनता जाता है। तो ये हमेशा कैसा है, एक राइट सर्कुलर कोन के जैसा बन रहा है, इसने ऐसे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। विद सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। तो इसने बोल रखा है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। इसको एक बार के लिए एच हम अज्यूम कर लेते हैं और इसको एक बार के लिए आर अज्यूम कर लेते हैं। फिर क्या बोला गया है, जो रेत हम डाल रहे हैं, तो रेत जो डाल रहे हैं वो वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम में चेंज इसने दे रखा है डीवी बाई डी टी, जो दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो आपसे बोला गया फाइंड द रेट चेंज इन रेडियस, स्लैंट हाइट और हाइट एट टी इज इक्वल टू 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट में क्या रेट चेंज होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप खुद से भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करिए और फिर अपन सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक तो इसने पहले से दे रखा है कि ये सेमी वर्टिकल एंगल हमेशा 30 डिग्री रहता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई एच,
ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, अगर आप बेस करते हो तो वो tan थीटा आ जाएगा, tan 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से ये होता है 1/√3, तो यहाँ से मिल जाएगा h इज इक्वल्स टू √3r। क्लियर है, सही लिखा, 1/√3, √3 इधर जाएगा, h इधर जाएगा, h इज इक्वल्स टू √3r। ये तो काम की बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, वॉल्यूम में चेंज इसने दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कौन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो एक आर वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हीप बढ़ेगा, जैसे जैसे वो जो हीप है वो ऐसे बढ़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, उसकी रेडियस भी चेंज होती जाएगी, हाइट भी चेंज होती जाएगी, तो दोनों के दोनों इसमें वेरिएबल है। ठीक है, तो किसी एक को हमको हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, इसकी हेल्प से हटा देंगे। तो यहां से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना आ गया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह कितना लिख सकता हूं, √3r। तो ये बन गया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई √3, ये √3 से मैंने कैंसिल कर दिया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट किया तो आ गया dv/dt इज इक्वल्स टू dv/dt इज इक्वल्स टू, यहां से अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई r² डिवाइडेड बाई √3 इंटू dr/dt। शायद यहां तक आपको समझ में आया होगा कि 3 पाई r² अपॉन √3 dr/dt, ये आंसर आ गया, मतलब r³ का हमने डिफरेंशिएशन किया और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये dv/dt हमको पता है, ये वैल्यूज तो कांस्टेंट है, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, dr/dt हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये r² वाली प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है, r² की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। r² हम कैसे कैलकुलेट करें, r हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। r कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि इसने बोला है कि यहाँ पर जो भी r रखा जाएगा वो 10 मिनट के बाद वाला रखा जाएगा, जो भी r यहाँ पे रखा जाएगा वो 10 मिनट के बाद वाला रखा जाएगा। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि 10 मिनट के बाद r और h कितने होंगे, वो अलग से जाके मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूं। क्लियर है बात, तो अलग से मैंने डायग्राम बनाया, मैंने बोला चलिए 10 मिनट के बाद मान लीजिए शेप ऐसा है, ये है t इज इक्वल्स टू 10 मिनट पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इस डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो भी वैल्यू हम रखते हैं वेरिएबल्स की r और h की, तो वो उस इंस्टेंट वाली रखनी पड़ती है। तो इंस्टेंट का क्या है, t इज इक्वल्स टू 10 मिनट पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले हमने रेत डालना चालू किया था, सैंड हमने जस्ट पोर करना चालू किया था, तो ग्राउंड पे सैंड तो 0 थी, फिर क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से हम डालते जा रहे थे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 मिनट में हमने कितनी डाल दी, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं पूछूं 10 मिनट में नीचे टोटल कितनी रेत चली गई होगी, तो आप बोलोगे कि सर 100 इंटू 10 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब सैंड नीचे चली गई। तो कुल मिला के बात यह कि इस कोन का वॉल्यूम जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r² h। तो r² h की जगह मैं पहले ये रख सकता हूं, r² h की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, √3 इंटू r³, ये लिख सकता हूं पहले से ही। ये कौन से वाले टाइम पे बात कर रहे हैं, t इज इक्वल्स टू 10 मिनट वाले टाइम पे बात कर रहे हैं। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 इंटू √3 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल्स टू r³, ये आया। क्लियर है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो भी चीज आपको दिख रही है वो r³ की वैल्यू है। कब है r³ की वैल्यू, जब t इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, t इज इक्वल्स टू 10 मिनट है। ठीक है, तो ये r सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो यहां से r इज इक्वल्स टू आ जाएगी 10 इंटू √3 डिवाइडेड बाई पाई होल पावर 1/3, ये r सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे आपको पुट करनी है। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं यहां से। तो ये dv/dt हमको पता है कितना है, dv/dt है 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन √3। ठीक है, अभी अपन को वैल्यू पुट करनी है r² की। तो r² यहां से कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 100 और यहां से आ जाएगा √3 बाई पाई होल पावर 2/3 और इंटू dr/dt, ये dr/dt है। तो यहां से आराम से आप dr/dt कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो जैसे ही आप इन सबको एक साइड लाओगे dr/dt अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो आप सीधा सीधा कैंसिल ही कर सकते हो। तो कैंसिल करोगे, ये 100 से 100 कैंसिल करोगे, इधर भेजा आपने तो कितना आ गया, एक तो बच गया √3, नीचे से आपने देखा तो ये पाई की पावर 2/3 बच गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर से एक 3 बच गया ये वाला, इधर से एक पहले से पाई है ये बच गया, और इधर से √3 होल पावर कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। सबको चेंज कर दिया, इज इक्वल्स टू dr/dt। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करना बड़ा ही आसान है, कैसे, ये √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3, ठीक है। तो टोटल पाई की पावर कितनी आ जाएगी, dr/dt इज इक्वल्स टू, ठीक है, पाई की पावर टोटल कितनी आ जाएगी, 2/3, और ऊपर से -1 जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, पाई की पावर -1/3। तो यानी मैं नीचे नीचे लिख के बोल सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ पाई 1 में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आप ये देख सकते हो 2/3 -1 करेंगे तो पाई की पावर -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 यहाँ से और एक √3 ये यहाँ पे है तो प्लस करना पड़ेगा, 2/3 के ऊपर पावर +1 और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5/3 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई √3 की पावर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका dr/dt कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। dr/dt हमने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा पूछा है h में चेंज कितना होगा, ये तो r में चेंज हमने निकाल दिया। अच्छा, ये चेंज किस में आएगा, सेंटीमीटर पर मिनट में आएगा। अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, ये मतलब h में चेंज करने वाले हैं। तो फिर से या तो मैं ऐसे करूं कि इधर से आप दोबारा से ये इक्वेशन बनाओ, h के टर्म्स में बनाओ, एक तो ऐसे कर सकते हैं, और या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dh/dt इज इक्वल्स टू √3 dr/dt आंसर आ जाएगा, जो dr/dt हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। इसी तरीके से स्लैंट हाइट किसने बात करी है, तो स्लैंट हाइट कितनी होती है, वो होती है L इज इक्वल्स टू √r² प्लस h², दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर किया तो L² इज इक्वल्स टू r² प्लस h²। पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ये हो जाएगा 2L dl/dt इज इक्वल्स टू 2r dr/dt प्लस 2h dh/dt। तो बस ये 2 तो कैंसिल हो गया, उस इंस्टेंट पे L निकाल लो, R निकाल लो, H निकाल लो, और dr/dt और dh/dt अभी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जैसे यहाँ पुट करेंगे तो अपने आप ये बन जाएगा dl/dt। क्लियर है, तो तीनों चीजें आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको आगे सॉल्व करना है आपको और देखना है क्या आंसर आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे बोला गया, क्या क्वेश्चन है मैं आपको समझा देता हूँ, आप नोट भी कर लेना। इसने ऐसा बोला है कि एक आदमी है, वो एक सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक है। तो एक आदमी था जिसने यहाँ से स्टार्ट किया है और इस सर्कुलर पाथ में वो हमेशा v वेलोसिटी से ऐसे दौड़ता रहता है, ठीक है। साथ में क्या बोला गया, इस सर्कुलर पाथ में, ये जो सर्कुलर पाथ है यहाँ पे एक दीवार बनी हुई है, ठीक है, ऐसे वर्टिकल दीवार बनी हुई है। तो जब ये आदमी ऐसे यहाँ पे दौड़ता है और यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, तो उसकी परछाई यहाँ पे बनती है, ये दीवार के ऊपर बनती है, ठीक है। ऐसे वो सर्कुलर पाथ में जब दौड़ता है तो इधर एक दीवार बनी हुई है, तो जब वो यहाँ होगा तो परछाई वहां बनेगी, थोड़ा आगे जाएगा तो परछाई ऐसे आगे बनेगी, थोड़ा सा ऐसे और यहाँ आ जाएगा तो परछाई और दूर बन जाएगी। तो ऐसे करते करते उसकी परछाई बनती जा रही है इस दीवार के ऊपर। तो अपन से क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि जब उसका ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री होगा, तब उसकी परछाई की दौड़ने की रेट क्या होगी, उसके परछाई की आगे भागने की रेट क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर से सुन लेना, एक सर्कुलर पाथ पे एक आदमी दौड़ रहा है और एक सेंटर पे इसके लाइट सोर्स रखा हुआ है। तो लाइट सोर्स की वजह से इस आदमी की परछाई एक दीवार पे बनती है जो टेंजेंशियली इस सर्कुलर पाथ से बनाई हुई है। आपको ये बताना है कि जब 30 डिग्री एंगल उसका था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 30 डिग्री था, तो उस आदमी की परछाई दीवार पर किस स्पीड से मूव करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो डायग्राम वाइज अगर आप ध्यान से देखो तो असली में आपको dx/dt पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि आदमी जैसे जैसे यहाँ पे था तो उसकी परछाई इधर होगी, अब यहाँ पे है वो तो यहाँ परछाई होगी, यहाँ पे आएगा तो परछाई उसकी यहाँ बनेगी। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो एक्स में जितना चेंज आ रहा है वही आपसे पूछा गया, वही उस परछाई की स्पीड होगी, शैडो की स्पीड होगी।
ठीक है, चलिए तो अब कैसे इनको रिलेट करें। ठीक है, तो 30 डिग्री के टाइम पूछा है, वो इंस्टेंट क्या है, जब थीटा कितना हो जाए 30 डिग्री। तो एक बार तो मैं थीटा को थीटा ही लेके चलता हूं। ठीक है, अपन को इक्वेशन बनानी है तो हम थीटा को थीटा ही लेके चलते हैं। तो यहां से इक्वेशन तो आप आराम से बना सकते हो क्या, कि सर टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई आर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई आर, यानी आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। ये आपको मिल गई इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है जिसमें x है, x में हमको चेंज चाहिए तो डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो dx बाई dt हमको मिल जाएगा, और इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को d थीटा बाई dt मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या मिला आपको, r तो कांस्टेंट है तो r रहेगा, टेन थीटा का मतलब हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt मिलेगा, और इधर से मिलेगा dx बाई dt। तो dx बाई dt कैलकुलेट करने के लिए आपको थीटा तो पता है, थीटा कितना है 30 डिग्री के टाइम हम बात कर रहे हैं, डी थीटा बाई डी टी और चाहिए अपन को। ठीक है, अब डी थीटा बाई डी टी कहां से निकालें, वो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं सॉरी, यहाँ पे वो जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वो कितनी है, v है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हो ऐसी वेलोसिटी v को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा इंटू आर इज इक्वल्स टू वी ही बोलते हैं, और ओमेगा का मतलब क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो शायद ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये एंगल किस रेट से बढ़ता है, वो है डी थीटा बाई डी टी। अगर उसको हम आर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ वाली वेलोसिटी आ जाती है, यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल्स टू वी, तो डी थीटा, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, डी थीटा बाई डी टी, मतलब ओमेगा का मतलब होता है ये थीटा में कितने रेट से चेंज हो रहा है, उसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो डी थीटा बाई यहाँ से निकल जाएगा, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो रख दीजिए आर इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू डी थीटा बाई डी टी की जगह लिखा v अपॉन आर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। आर से आर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और सेक 30 डिग्री यानी 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना, √3/2, तो ये कितना बन जाएगा 4/3 वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा 4/3, जो भी v आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर किलोमीटर पर मिनट में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा होगा, वैसे सब दे रखा होगा तो वही यूनिट इसकी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रेट चेंज वाले चैप्टर में। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा अगला वाला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। ये मैक्सिमा मिनिमा भी आप बोल सकते हो, रेट चेंज में भी बोल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये शायद आपको समझ में आएगा रेट चेंज वाला, ऐसे एग्जांपल आपको शीट में बहुत सारे मिलेंगे, वो सारे आप सॉल्व कर लीजिए। अभी अपन स्टार्ट करते हैं, चलिए कॉन्केविटी। ठीक है, छोटा सा एक पॉइंट है कॉन्केविटी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नाम आपने फिजिक्स में सीखा होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ऐसा नाम आपने सुना होगा। तो वो कॉन्केविटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है कॉन्केविटी, देखिए ऐसा कोई भी डायग्राम हो तो इसको हम हमेशा बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई भी डायग्राम हो तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, तो दो टाइप के कर्व्स के बारे में हम बात करेंगे, एक होगा कॉनकेव अपवर्ड, एक होगा कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, कैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से ये रहेंगे, अभी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े आराम से आप इसको समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इस पहले डायग्राम को हम लेते हैं, जैसे कि ये वाला डायग्राम मैंने लिया। ठीक है, तो आप क्या देखोगे यहां से, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, देख सकते हो, और इस तरीके से अगर मैंने कर्व बनाया तो ये कर्व कैसा, एक डिक्रीजिंग कर्व है। ये भी कॉनकेव अपवर्ड है, ये भी कॉनकेव अपवर्ड है, दोनों ही ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है। इसका मतलब पहली बात तो ये खत्म हो गई कि कॉनकेव अपवर्ड का
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से कोई लेना देना नहीं है। कर्व इंक्रीजिंग है तो भी वो कॉनकेव अपवर्ड हो सकता है, कर्व डिक्रीजिंग है तो भी वो कॉनकेव अपवर्ड हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं टेंजेंट के बारे में। तो अगर अपन टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करते हैं, फिर क्या टेंजेंट अपन यहां पे ड्रॉ करते हैं, अगर अपन टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे टेंजेंट जो है वो सारी की सारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप वाली टेंजेंट है। और अगर इस डायग्राम की मैं बात करूं तो सारी की सारी टेंजेंट जो है वो नेगेटिव स्लोप की है, ठीक है। तो इसका मतलब m जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है टेंजेंट्स का। क्लियर हो गया। m का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर m का मतलब होता है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी रह सकता है और dy बाई डी एक्स नेगेटिव भी रह सकता है। तो आप बोलोगे कि सर ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स तो पॉजिटिव भी चलेगा और नेगेटिव भी चलेगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमको पता चला कि कॉन्केविटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई लेना देना नहीं। तो अब एक ग्राफ मैं इस तरीके से बनाता हूं, देखना। एक ग्राफ मैं बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां तक ये ग्राफ, अगर मैं इस पॉइंट को बीच का पॉइंट बोलूं तो यहां तक तो ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है और यहां के बाद ये ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है। क्लियर है। तो अगर यहां तक आप देखो तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये ग्राफ की टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले स्लोप, फिर दूसरे पॉइंट पर इस तरीके से स्लोप आएगी, फिर तीसरे पॉइंट पर इस तरीके से स्लोप आएगी एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो स्लोप धीरे 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 बढ़ती जा रही है। क्लियर है, स्लोप बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद में क्या देखो, इस तरीके से स्लोप, फिर इस तरीके से स्लोप, फिर इस तरीके से स्लोप, मतलब स्लोप जो है वो घटती जा रही है। तो एक वाले पहले वाले पार्ट में इसकी स्लोप, टेंजेंट्स की स्लोप बढ़ती जा रही है और दूसरे वाले पार्ट में टेंजेंट की स्लोप घटती जा रही है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो ये भी एक कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है। अब इसकी स्लोप के बारे में आप देखिए, एक स्लोप यहाँ पे, फिर एक स्लोप यहाँ पे, फिर एक स्लोप यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, पहली लाइन जो है वो ज्यादा वर्टिकल, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम। तो यहां से फिर से आप क्या देख सकते हो, फिर से आप क्या देख सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से देखो, ज्यादा नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव। तो आप क्या क्या देख सकते हो कि फिर से dy बाई डी एक्स बढ़ता ही जा रहा है। dy बाई डी एक्स है वो फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि चाहे इस टाइप का मैं ग्राफ बनाऊं, चाहे इस टाइप का मैं ग्राफ बनाऊं, दोनों के दोनों ग्राफ जो हैं वो कॉनकेव अपवर्ड है। अगर दोनों के दोनों ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है तो दोनों में ही आप देख सकते हो टेंजेंट की जो स्लोप है वो बढ़ती ही जा रही है। टेंजेंट की स्लोप हमेशा बढ़ती ही जा रही है। तो इसको देख के मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, ठीक है। और वो क्या स्टेटमेंट है, फॉर अ कर्व टू बी कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, फॉर अ कर्व टू बी कॉनकेव अपवर्ड, इट्स स्लोप फंक्शन should be increasing. स्लोप फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। दिस मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। डी टू वाई बाई डी एक्स टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। किसके लिए, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ के लिए, ठीक है। डायग्राम में बता देता हूं, ये भी एक कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ माना जाएगा और इस तरीके से जो ग्राफ है वो भी कॉनकेव अपवर्ड माना जाएगा। तो आप ऐसा मत बोलना कि सर ये ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, फिर भी आपने ऐसा क्यों बोला कि ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए, मैंने बोला स्लोप फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग।
तो स्लोप फंक्शन का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो भी हमेशा इंक्रीजिंग आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी हमेशा इंक्रीजिंग ही आएगा। तो अब डिफरेंशिएशन को मैंने नया फंक्शन बोल दिया। मान लीजिए dy बाई डी एक्स नया फंक्शन है, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो अपना फंक्शन तो dy बाई डी एक्स है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना, d2y बाई डी एक्स टू। तो d2y बाई डी एक्स टू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर अ फंक्शन टू बी कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, इट्स स्लोप फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स शुड बी डिक्रीजिंग, मीन्स d2y by dx2 should be less than 0। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है। किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो वो कॉनकेव अपवर्ड होगा, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आया तो वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो आप देख सकते हो इसका जो स्लोप फंक्शन बोलोगे वो हमेशा स्लोप इसकी बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो टेंजेंट की स्लोप बढ़ती जाएगी, और इसमें भी जैसे जैसे आगे जाएंगे पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो भी स्लोप क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ऐसा तभी हो सकता है जब वो ग्राफ हो कॉनकेव अपवर्ड, और स्लोप फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो d2y बाई dx2 हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। सेम इसी तरीके से d2y बाई dx2 हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखाऊं और ग्राफ में आपको समझाऊं तो आप ध्यान से समझना। ठीक है, टोटल मैं 4 ग्राफ आपके बनाता हूं। ठीक है, पहला ग्राफ, ठीक है, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ और चौथा ग्राफ। ये 4 ग्राफ मैंने बनाए हैं। सबसे पहला, तो इस ग्राफ के बारे में आप क्या बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ तो आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ के dy बाई dx के बारे में आप क्या बोल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, सर देखने से ये ग्राफ तो डिक्रीजिंग लग रहा है, तो dy बाई dx कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। क्लियर है, dy बाई dx इसका कैसा होगा, लेस देन 0। बट अगर मैं पूछूं d2y बाई dx2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये तो कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, अगर मैं पूछूं dy बाई dx कितना है दूसरे कर्व के लिए, तो आप बोलोगे सर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है। और अगर मैं आपसे पूछूं d2y बाई dx2 कितना होगा, तो भी बोलोगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये कर्व कॉनकेव अपवर्ड ही है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए dy बाई dx का साइन कैसा होगा, तो आप बोलोगे ग्राफ डिक्रीजिंग है इसीलिए लेस देन 0 आएगा। और अगर मैं पूछूं d2y बाई dx2 कितना आएगा, तो आप बोलोगे लेस देन 0 आएगा, क्योंकि ये कॉनकेव डाउनवर्ड है। इसी तरीके से अगर चौथे कर्व में dy बाई dx पूछूं, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है। और d2y बाई dx2 पूछूं, तो आप बोलोगे सर लेस देन 0, क्योंकि ये नीचे की तरफ कॉनकेव डाउनवर्ड है। क्लियर है, तो ये चारों ग्राफ को आपको ध्यान से समझना है, और ध्यान से आपको देखना है कि कब कॉनकेव अपवर्ड आएगा और कब कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जांपल अपन देखते हैं और उनसे हम समझते हैं कि क्या होगा कॉनकेव अपवर्ड की कॉनकेव डाउनवर्ड, ये क्या होने वाला है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। चलिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, सबसे छोटा लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बारे में आपको बात करनी है कि क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, dy बाई डी एक्स निकाला, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 2x, और d2y बाई dx2 निकाला तो वो कितना आ गया, वो आ गया 2, जो कि आप देख जानते हो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। तो इसका d2y बाई dx2 हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा कॉनकेव अपवर्ड आना चाहिए। तो आप जानते हो ये ग्राफ हमेशा ही कॉनकेव अपवर्ड रहता है। दूसरे एग्जांपल की मैं बात करूं, y इज इक्वल्स टू ln x, तो आप बोलोगे सर dy बाई dx कितना आ गया, dy बाई dx आ गया 1 अपॉन x, और d2y बाई dx2 कितना आ गया
वो आ जाएगा -1/x²। डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। तो क्योंकि 1/x² नेगेटिव हो नहीं सकता और उसके बाहर माइनस लग गया है, इसीलिए ये वैल्यू तो ऑलवेज लेस देन 0 होगी। और अगर लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड बनना चाहिए, जो कि बनता है, आप जानते हैं, ln x हमेशा कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। क्लियर है। तीसरी बात करते हैं, मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू e की पावर x की बात कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकाला, वो कितना आ गया, e की पावर x। और d2y बाई डी एक्स निकाला तो वो भी कितना आ गया, e की पावर x, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो d2y बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0, इसीलिए e की पावर x का ग्राफ हमेशा कॉनकेव अपवर्ड बनना चाहिए। तो ये कॉनकेव अपवर्ड बनता है। क्लियर है, समझ में आया यहां तक? तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू x³ की हम बात करें। ठीक है, तो x³ की अगर बात करें तो हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, तो वो कितना आ गया 3x²। और d2y बाई डी एक्स कैलकुलेट किया तो वो आ गया 6x। तो अब जानते हैं दो केस आपको बनाने पड़ेंगे। पहला केस, इफ x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो d2y बाई डी एक्स भी लेस देन 0 आएगा। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। और अगर दूसरे केस की मैं बात करूं, जब x हो ग्रेटर देन 0, तो आप देख सकते हो d2y बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0। अब की बार क्या हो गया, कॉनकेव अपवर्ड। तो आप ग्राफ को भी ध्यान से देख सकते हो, आपको ग्राफ पता है x³ का कैसे बनता है, तो इस तरीके से x³ का ग्राफ बनता है। तो आप देखते हो 0 से पहले ये ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड रहता है और 0 के बाद में ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड रहता है। तो ऐसे भी ग्राफ बहुत होते हैं जो आधे कॉनकेव डाउनवर्ड होते हैं, आधे कॉनकेव अपवर्ड होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ऐसे कर्व होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं और आगे किस तरीके से, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखेगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो उसको आपको सॉल्व करना है फिर से, और जैसा मैंने पैटर्न आपको बता रखा है उस तरीके से आपको आंसर देना है। ओके।